सब गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कल जब हम लोग वार्ड राउंड ले रहे थे तो उस दौरान हमको एक पेशेंट मिला था टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का। तो हमने उसका पूरा हिस्ट्री लिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेशेंट का डाइट चार्ट खुद से बनाने की कोशिश करूं। डाइट कैसी लेनी चाहिए उसको, वो पूरे दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा है, और उसके बाद हम अगर इतनी कैलोरीज की कट कर देते हैं तो उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जब टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस होता है तो पहले से ही जो पेशेंट होता है वो बहुत पतला सा होता है, ठीक है ना, वैसे ही बहुत वीक सा होता है। तो उसमें भी अगर आप उसकी कैलोरीज को कट कर दोगे, उसकी डाइट को अच्छे से नहीं मेंटेन करोगे, तो वो और ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसलिए आके मैंने थोड़ी पढ़ाई शुरू करी, कुछ पेपर्स वगैरह पढ़े जर्नल्स के कि कैसे क्या होता है। तो अभी कुछ समझाते हैं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप के डायबिटीज होते हैं और आपका आंसर है 2, तो ये बिल्कुल ही गलत है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज एंड कुछ अदर। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो 10% लोगों में होता है। इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स। कहने का मतलब कि जो हमारी बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं, जो हमारे पेनक्रियाज से निकलते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ही उसको रिलीज नहीं करेगी, उनको हटा देगी, मार देगी। जिससे क्या होगा? बीटा सेल्स नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा। देन सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस, जो 80% लोगों को होता है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ बीटा सेल्स, इंसुलिन सिक्रीशन। मैंने बताया कि इंसुलिन का सिक्रीशन किस पे डिपेंड होता है? बीटा सेल्स पे। इंसुलिन सिक्रीशन विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है जैसे कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो रेजिस्टेंस मतलब होता है जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक मेडिसिन ले रहे हो, डोलो, ठीक है। वो पहले आती थी 500 mg, फिर वो हो गई 650 mg, अब वो हो गई है 1 ग्राम की। आपको शॉप्स पे मिल जाएगी 1 ग्राम की डोलो। मतलब हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस हो रही है उस मेडिसिन को लेके। पहले वो 500 mg में काम कर रही थी, तो अब उसको 650 चाहिए। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे एंटीबायोटिक्स है, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो जनरेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस हो रही है उन चीजों को लेकर। तो ऐसे ही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देन थर्ड वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को होता है, वो डेवलप कर लेती हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और कुछ अदर रीजंस भी होते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिफेक्ट, ड्रग एंड केमिकल इंड्यूस हो गया, अनकॉमन फॉर्म्स जैसे कि एंटी इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, और अदर जेनेटिक सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज को इनहेंस करते हैं, इनको बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। सो दीज आर द फैक्टर्स जिससे डायबिटीज होता है। इफ यू गाइज लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो मैं करता रहता हूँ कि केस समझा देना, थोड़ा सा पढ़ा देना, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि मैं और इसको डेवलप करूंगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा आपको। हॉस्पिटल फटाफट से बहुत सारे काम है, डाटा कलेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। माय नेम इज नीलेश शर्मा, माय चैनल नेम इज DRX ब्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 2 मिनट लगेंगे, मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो आप लोग, ठीक है, जिससे आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं फार्मडी से रिलेटेड, बी फार्म से रिलेटेड, डी फार्म से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाएंगे। करते हैं इस ब्लॉग को शुरू गाइस। अभी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं एंड अभी मैं नीलेश को बता रही थी, सर डिस्कस कर रही थी कि PCI के भी बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं, तो हमको उस पर वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। PCI का एक नया अपडेट आया है, DPEE, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। उसके बारे में उन लोगों ने नई रेगुलेशंस वगैरह हैं, क्या क्या एग्जिट एग्जाम में होगा, ये सारी चीजें बताई हैं। तो इस पर एक वीडियो बनाने के लिए, ताकि जितने भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं नवंबर के एग्जाम में, उनको जिनका भी फाइनल ईयर है डी फार्म में, हाँ, उनको क्लियर हो जाए। एंड ये अच्छी बात है कि इससे जो भी फेक टेस्ट है, जो फेक चीजें होती हैं, वो नहीं होगा। फर्जीवाड़ा होता है, जो डिग्रियां मतलब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बस प्राइवेट मतलब यूनिवर्सिटी दिखाती है कि हाँ उनके कॉलेज में हो रहा है डी फार्म, बस होता नहीं है, एग्जाम देके दे दिया। हाँ, तो मतलब जो लोग यूनिवर्सिटीज को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम देंगे उन्हें कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। और मेरे ख्याल से एग्जिट एग्जाम होना भी चाहिए, बिकॉज उससे क्या है कि क्वालिटी डेवलप होती है, और क्वालिटी डेवलप होगी तो फिर आप चीजें भी सही करोगे, गलत चीजें नहीं होंगी। जब लोग छट कर आएंगे ना तो अच्छे आएंगे, सीधी सी बात बस ये है। और कंपटीशन होना भी चाहिए। हाँ। और बहुत पहले, अभी थोड़ा टाइम पहले मार्च फरवरी में ये हुआ था कि बी फार्म का एग्जिट एग्जाम आने वाला है, बट इन लोगों ने बेस से स्टार्ट करा है, पहले डी फार्म, देन बी फार्म, और फिर फार्मडी का भी आया। एग्जैक्टली, कि मतलब 30 बच्चों में भी कम से कम जो बच्चे अच्छे होंगे, जिन्होंने मेहनत करी होगी, वो लोग ही पास हो पाएंगे, है ना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा था, ऐसा कुछ इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपको बस पास होना है। ये नहीं कि आप इतनी रैंक में आओगे तभी आप पास हो पाओगे, ऐसा नहीं है। तो आपको बस सिर्फ क्राइटेरिया है, वो है सिलेबस क्या है, और ये सब जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता दो।
तो प्रज्ञा एक सेपरेट वीडियो बना देगी इस पर बहुत अच्छी सी डेडिकेटेड, जिससे आपको वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। बाहर चलते हैं अभी हॉस्पिटल, हम लोग बहुत सारा काम है आज। तो अभी जब तक हम लोग हॉस्पिटल जाके आ रहे हैं तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि नॉर्मल बीपी की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू JNC। पेशेंट नॉट ऑन बेड। पेशेंट को प्रॉब्लम है AFI, बॉडी एक, पेन इन बोथ द लेग्स और कफ है। ऑप्टेरॉन फ्रंट ऑफ DSR, फ्लेक्स 1 MR, पेन इन लोअर लिम्ब, लोअर बैक, पेन इन बैक, पेन इन लोअर बैक, पेन इन एब्डोमेन, बर्निंग सेंसेशन, कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट वाज अपीयर। केस क्या है? AFI विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। ड्रग्स क्या चल रही है इसको? बट एपेटाइट वगैरह तो नॉर्मल है इसका। कॉन्स्टिपेशन है ना, पेन इन एब्डोमेन, बर्निंग सेंसेशन होता है। सो एक पेशेंट है 35 ईयर फीमेल, ठीक है, जिसको नॉन केस है हाइपोथायराइडिज्म का और वो लीवोथायरॉक्सिन ले रही थी। नॉन केस है हाइपोथायराइडिज्म का 1 मंथ से वो लीवोथायरॉक्सिन ले रही थी। 15 अक्टूबर को वो हॉस्पिटल आई थी विद अ कंप्लेन ऑफ फीवर 3 to 4 days, सोर थ्रॉट, बर्निंग म्यूचुरेशन, ठीक है। प्रोफेशनल डायग्नोसिस क्या हुआ इस पेशेंट का? हाइपोथायराइडिज्म, AFI, ठीक है, और PID, UTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये चारों जो है अंडर एवेल्युएशन है, ठीक है। इनकी अभी जांच होके आएगी। कोई भी दवाई चढ़ी नहीं है इसको क्या? कल शाम को बताऊँ, मुंह दिखाइए अपना, आ करो। छाला है ना मुंह में? छाला भी ना है अभी कहाँ पर दिखाओ मेरे को आप। पूरा महीने में ये छाला तो है मोटा मोटा। नहीं, ये छाला ही है। उसका यहाँ तक है जी, यहाँ तक है ना। हाँ, शाम को जी कोई दवाई ना लगाए। अभी आपको परेशानी क्या हो रही है? अब तो पेट में चीज है, घूमे खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा। आपको छाला है ना यहाँ इसके चक्कर में आप खा रहे हो तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है आपको। कुछ भी खाओगे तो वो उस पर लगेगा ना। वो दवाई सुबह से कोई मिली है? हाँ, ये तो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो जरूरी है। सुबह से आज कितनी टैबलेट मिली आपको? टैबलेट कितने मिला आपको? कल आपको क्या क्या मिला था दवाई में, मुझे बताओ आप। एक गोली दी छोटी सी। अच्छा, और अरे वो छोटी बड़ी नहीं होती, गोली गोली होती है। गोली दी हम आपको बस धेरे एक लेने बस क्या उसके बाद कैप्सूल भी दिया था? रात दियो, रात को कैप्सूल भी दिया था? ना दी रात गोली दी, अब लियो सुबह। आज सुबह कैप्सूल दिया था एक। हाँ, वो दिया होगा पैंटॉक का कैप्सूल दिया इनको। इनका लिवर है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है साइज में। उस चक्कर में हम कोई भी दवाई इनको देंगे अगर, तो वो रिएक्शन करने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको वो दे रहे हैं दवाई, यहाँ से चढ़ा रहे हैं हाथ से। और एक इनको कैप्सूल दिया था खाने के लिए, कल दिया था ना, वो पेट साफ करने के लिए था कि जो भी इन्होंने खाना पीना खाया है वो अच्छे से पच जाए, ठीक है। क्योंकि अल्सर है ना यहाँ पे, छाला है ना, तो वो दवाई ज्यादा खाएंगे तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। जितनी दवाई आप खाओगे, दवाइयों में गर्मी होती है, छाला और बढ़ेगा, ठीक है ना। इस चक्कर में इनको ये सब चीजें करी जा रही हैं। इसमें थायराइड प्रोफाइल कहाँ है फिर? इसमें होगा ना थायराइड प्रोफाइल शायद। नहीं, इसमें नहीं है। थायराइड का सैंपल तो आज भेजा है अभी तो आज लेके गए ना, तो फिर आ जाएगा, कल आएगा। तो कल तक रिपोर्ट आएगा। प्रॉब्लम है ना इनकी, कुछ भी खाएंगे, कोई दवाई खाएंगे, उसका रिएक्शन होगा तो वो फिर से इनको छाला और बढ़ेंगे। जब तक गले ठीक नहीं होंगे तब तक कैसे दवाई देंगे हम? इसलिए उनको इंजेक्शन ऐसे दे रहे हैं या इसके थ्रू दे रहे हैं दवाइयाँ, ठीक है ना। अब कैप्सूल इसलिए दे रहे हैं कि जो भी खाना पीना खा रही है वो अच्छे से पच जाए। लैट्रिन सही आ रही है? क्यों आ रही है सही? क्योंकि वो दवाई दी जा रही है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। और हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से, अभी कॉलेज में साइन भी कर दिया। एंड हम उस पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट में देखा था, जिस पेशेंट को माउथ अल्सर था और उसका अल्सर यहाँ तक भी था। तो क्रॉन्स डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है कि माउथ टू एनस, पूरे उस एरिया में कहीं पर भी अगर आपको अल्सर होता है तो उसको बोलते हैं हम क्रॉन्स डिजीज। तो हम चाह रहे थे कि उसका क्रॉन्स का एक टेस्ट हो जाए, उसके एंडोस्कोपी हो जाए। हुआ ये था कि उसको माउथ में अल्सर था और यहाँ पे नेक में भी अल्सर हो रहा था। जिस हिसाब से मम्मी को प्रॉब्लम बता रही थी हम लोगों को, तो उस हिसाब से उसका क्रॉन्स मतलब एच पायलरी टेस्ट भी होना चाहिए, एंडोस्कोपी भी होना चाहिए, और थायराइड तो हो ही रहा है, उसे भी पता लग सकता है, मे बी क्या पता वो ट्यूमर हो। मैंने बताया कि डीफार्म का एग्जिट एग्जाम भी आ चुका है। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमारी पीसीआई गवर्नमेंट
ले रही हैं और नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, और ऐसे ही और भी कुछ और भी अच्छा आ जाए। और अभी प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी बात चल रही है कि प्राइमरी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो राइट नाउ इट्स 11:30। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा था, तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज खूब सारे शूट्स थे जो पेंडिंग में पड़े हुए थे, उनको करके हमने रख दिया है। अब स्लोली स्लोली एडिटिंग करते जाएंगे, तो स्लोली स्लोली वीडियोस आती रहेंगी। जैसे पिछले वीक में 3 इन्फॉर्मेशन वीडियोस डाली हैं हमने, तो अच्छा रिस्पांस आया, तो हमें अच्छा लगा। तो हम सोच रहे हैं कि इस वीक भी ऐसा ही करें। मतलब हर वीक हम कोशिश करें कि एज मच एज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन वीडियोस आए, क्योंकि अभी इस वीक में मैं शायद घर चला जाऊंगा, दिवाली है, तो उसके बाद फिर वहां पे जाने के बाद वीडियो शूट वगैरह शायद नहीं हो पाए उतना अच्छे से। तो मैं चाह रहा था कि पहले से वीडियो को शेड्यूल करके चला जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को गाइज। और आज के को करता हूँ यहीं पे एंड। बहुत ज्यादा थक चुका हूं मैं। अभी हालत ये है कि अभी सोने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर अभी मैं सो गया तो कल एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, तो जितना अभी हो जाएगा वो हो जाएगा। कल जाके हॉस्पिटल में डाटा कलेक्ट करना है EMR से। उसके बाद बहुत सारे काम है, पैकिंग भी करनी है। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की पैकिंग करनी, तो इसलिए जल्दी जल्दी एडिटिंग हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी अपलोड्स भी कर दूंगा मैं वीडियोस को, तो फिर रहेगा ठीक ठाक। वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी बात पे इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। कम से कम आप लोगों का एक फर्ज तो बनता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और प्लीज कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है मेरे को बहुत। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। बाय बाय। अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें। कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।